Hello students, welcome back to the social science classes. Here I'm Abhishek Tiwari, bringing you another video of socialism in Europe and the Russian Revolution, chapter 2 of your history. बच्चों, यहाँ हम लोगों ने बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था कि रिवोल्यूशंस सोशलिज़म किस तरह से स्प्रेड हुआ रशिया में, रशियन रिवोल्यूशंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। रशियन एम्पायर के बारे में स्टडी कर लिया था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में स्टडी कर लिया था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द सोशलिज़म इन रशिया। अब क्योंकि हम लोगों ने अभी तक यूरोप में सोशलिज़म को स्टडी किया कि यूरोप में सोशलिज़म कैसे आया, अब स्पेशली बात करते हैं कि सोशलिज़म रशिया में किस तरह से स्प्रेड हुआ, इसको ज़रा जान लेते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो रशिया में इलीगल थी, ओके, बिफोर 1914। 1914 के पहले तक रशिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वहाँ की जो जार गवर्नमेंट थी, जार निकोलस II की गवर्नमेंट थी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एफिलिएशन नहीं देता था। मतलब सभी पार्टीज़ जो हैं वो गैर कानूनी होती थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी was founded in 1898। इसकी स्थापना 1898 में हुई बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज़। ठीक है, जो वो लोगों के द्वारा, उन सोशलिस्ट लोगों के द्वारा जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते थे, उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते थे, उनके द्वारा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना हुई। हाउएवर बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसिंग, क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसिंग के अनुसार इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो भी था सरकार की ओर से तो कोई मान्यता थी नहीं, कोई चुनाव आयोग तो था नहीं कि वो मान्यता देता, न सरकार मान्यता दे रही थी, तो वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ऑपरेट हो रहे थी संस्थाएं। इट सेटअप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स है। इस पार्टी ने क्या किया, इसने न्यूज़पेपर सेटअप किए, मोबिलाइज के लोगों को इकट्ठा किया अपनी ओर, और एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रशियन सोशलिस्ट ऐसे थे, उन्होंने ये महसूस किया दैट द रशियन पीजेंट्स, कि जो रशियन पीजेंट्स थे न, पीजेंट कस्टम मतलब कि उनके जो रिवाज थे रशियन किसानों के, ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली, जहाँ वो अपने लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड करते थे, समय समय पे एक दूसरे से डिवाइड करके उसको फार्मिंग करते थे, मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, इससे वो नेचुरल सोशलिस्ट बन जाते थे। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। इसलिए पीजेंट्स जो थे, वर्कर्स नहीं, यहाँ पीजेंट्स मेन फोर्स थे रेवोल्यूशंस के। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज, और रशिया जो थी वो ज़्यादा तेज़ी से सोशलिस्ट बनी किसी और देश की कंपेयरिंग में, कहीं ज़्यादा तेज़ी से रशिया में सोशलिज़म को एम्ब्रेस किया गया, सोशलिज़म का वेलकम किया गया खुले हाथ से। बाकी देशों में इतनी तेज़ी से आइडियोलॉजी नहीं पहुंची। सोशलिस्ट जो थे वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, ये गाँव की तरफ एक्टिव हुआ करते थे थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेट तक ये गांव में, कंट्री साइड्स में एक्टिव रहा करते थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। उन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स, इस पार्टी ने किसानों के लिए, उनके अधिकारों, इनकी मांगों के लिए संघर्ष किया। दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, की जो ज़मीनें जो श्रेष्ठ लोगों के ऊपर, नोबल्स के पास बिलोंग करती हैं, वो किसानों के पास ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस बात से असहमत हो गए थे जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज कर रहे थे अबाउट पीजेंट्स, किसानों के बारे में जो कर रहे थे, उससे ये थोड़े से नाखुश थे जो डेमोक्रेट थे। सो लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप,
लेनिन जो उस समय का नेता था उसने महसूस किया कि सभी लोग ना एक ग्रुप में, एक यूनाइटेड ग्रुप में सभी किसान नहीं हैं, सब बटे हुए हैं। सम वर पुअर एंड अदर रिच, कुछ गरीब हैं कुछ अमीर हैं। सम वर्कड एज लेबरर्स, कुछ मजदूरों के रूप में काम करते हैं। अदर्स वर कैपिटलिस्ट, कुछ जो हैं पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं। हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो लोगों से काम लेते हैं। गिवन दिस डिफरेंशिएशंस विद इन दैम, तो ये जो अंतर उनके बीच में जो है दिखाई पड़ा। दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। लेनिन ने ये सोचा, व्लादिमीर लेनिन उसका नाम था। तो लेनिन जो कि रशियन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उसने सोचा कि इस तरीके से, ठीक है, दैट कुड नॉट बी ऑल पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। जितनी विभिन्नताएं, इतने डाइवर्सिफिकेशंस होंगी, इतने डिफ्रेंशिएशंस होंगे, तो एक यूनिफाइड रशियन मूवमेंट्स के लिए आवाज़ तो उठाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी, ये इस बात को लेकर के पार्टी जो है बट गई। स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात को लेकर के पार्टी जो है वो बट गई थी। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, ठीक है, जिसने बोल्शेविक ग्रुप की स्थापना की थी। रशिया में दो संगठन थे, एक बोल्शेविक थे, एक मेंशेविक थे, ठीक है। तो थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस रसिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से दो तरह के ग्रुप में बन गए ये जो रशियन लेनिन और उनकी पार्टी थी, वो दो गुटों में कैसे बटी। एक और लेनिन था जो चाहता था कि जब तक हम सबको एक साथ यूनाइट नहीं करेंगे, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, सब बटे हुए हैं, सब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर इन सब को एक साथ ना लाया गया, ठीक है, तो इस तरह का एक मास मूवमेंट इतने बड़े ऑटोक्रेटिक जार गवर्नमेंट के खिलाफ कर पाना आसान नहीं था, ठीक है। तो वो ये चीज़ चाहता, लेकिन उसी की पार्टी में, उसी के सोशलिस्ट पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे दैट रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रसिया, कि जितनी अत्याचारी समाज में, जिसमें रसिया, जारों की रशिया की तरह इतने अत्याचारी समाज में, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, पार्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें अरे गहरे नथु खैरे सबको जगह मिल जाए। इट शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड लिमिटेड, पार्टी जो हो उसमें केवल चुने हुए लोग हों, डिसिप्लिन्ड लोग हों, जो काम को वरीयता देते हों, जो काम को प्रायोरिटीज़ देते हों, जो हमसे सबसे अच्छे ढंग से जुड़ सकें, ऐसे लोगों को ही, डिसिप्लिन्ड लोगों को ही ग्रुप में शामिल किया जाए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, और इसके नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स को जो है एक साथ रखना चाहिए। मतलब जो क्वालिटी और नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो लिमिटेड हों, डिसिप्लिन्ड हों और लिमिटेड होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक और थी जिसका मैंने नाम लिया मेंशेविक, थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और मेंशेविक लोगों का मानना था कि पार्टी जो है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए ना, एक पार्टी डेमोक्रेटिकली सबके लिए ओपन होना चाहिए, एज इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में था। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी थी उसको मेंशेविक कहा गया। मेंशेविक क्या थे, अब देखिए बोल्शेविक और मेंशेविक में क्या डिफरेंस था। जो बोल्शेविक्स थे वो चाहते थे कि जो जार निकोलस के ख़िलाफ़ जो है रिवॉल्यूशन हो, उसमें डिसिप्लिन्ड और लिमिटेड नंबर ऑफ एंड क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी मेंबर्स जो है शामिल हों ना हमारी टीम में, ये बोल्शेविक चाहते थे। और मेंशेविक जो थे वो चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो तो उसमें सबकी भागीदारी हो ना, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द चेंज ऑफ रेजिम ऑफ द गवर्नमेंट। ये मेंशेविक लोगों की विचारधारा थी, ये जर्मन आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। ओके, बात समझ में आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपने देखा कि सोशलिज्म किस तरह से रशिया में आया। अब बात आती है इसके बाद अ टर्बुलेंट टाइम, 1905 रिवॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे कि 1905 का रिवॉल्यूशन क्या था, क्रांति 1905 की। टर्बुलेंट टाइम कहा जाता है उसको, विद्रोह, जिसको हम कहते हैं कि विद्रोह विरोध के जो है समय। द रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया क्या था, एक ऑटोक्रेसी था। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ रूल कर रही थी, तो रशिया ऑटोक्रेसी था।
अब देखिए ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेटिक का मतलब जहाँ बेसिकली जो है कोई अपने मन से रूल करे, मनमानी रूल करे, जहाँ किसी के पावर पर कोई अंकुश ना हो, इस तरह से, ठीक है। सो अनलाइक अदर यूरोपियंस रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, तो जो दूसरे यूरोपियन रूलर्स थे उन्हीं की तरह इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जार उस समय तक, जार निकोलस पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था, मतलब वो पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न नहीं होता था, ठीक है, उसके ऊपर पार्लियामेंट की ओर से कोई भी कोई गवर्निंग उसके ऊपर नहीं होती थी। ओके, सो लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो जो लिबरल्स थे रशिया में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्टेट अफेयर्स को ख़त्म करने के लिए कैंपेन किया, उन्होंने कैंपेनिंग किया इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को, इस तरह के मामलों को समाप्त करने के लिए, ठीक है। वो चाहते थे कि जो है लिबरल चाहते थे कि जो जार निकोलस है वो संसद के अंतर्गत आए, मीन्स ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ओके, टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। तो लिबरल्स जो थे उनके साथ सोशल डेमोक्रेट्स भी आए और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज भी आए ना, सब साथ में आए। सो दे वर्कड विथ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, ये पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ इन्होंने काम किया ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905, 1905 के रिवोल्यूशंस के दौरान, टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे इन्होंने एक मांग किया कि एक संविधान होना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाई नेशनलिस्ट, ओके, और इनको सपोर्ट किया गया एम्पायर के जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे उस साम्राज्य के, इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में पोलैंड के लोग, इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ बाई जैदिस्ट, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जो जैदिस्ट मतलब जो रिफॉर्मर्स टाइप के लोग थे, जैदिस्ट कहा गया उनको। एक्चुअली ये जैदिस्ट का मतलब होता है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर में जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कि उन लोगों ने भी रशियन जो ये जैदिस्ट थे, उन्होंने भी, जद्दिदिस्ट कहते हैं इसको, उन्होंने भी समर्थन किया, हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़। वो लोग भी चाहते थे कि इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन हो, जिससे कि सोसाइटी को और अच्छी तरीके से लीड कर सकें। तो इन सब उद्देश्यों के लिए ये सब लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक साथ जुटना शुरू कर दिया। द ईयर 1904, 1904 का वर्ष, ठीक है, 1904 में क्या हुआ, वाज अ पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। यह वर्ष रशियन वर्कर्स के लिए बड़ा बुरा वर्ष था। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली, जो वस्तुओं की कीमत थी वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ी। दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%, जिससे कि जो रियल वेजेस थे, रियल वेजेस मतलब मज़दूरों की आमदनी ना, मज़दूरों की आमदनी 20% तक घट गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और जो मेंबरशिप था वर्कर्स एसोसिएशंस का, उसमें भी नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी होना शुरू हो गया, मतलब उसमें मेंबर बढ़ने लगे। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जब 4 मेंबर्स जो हैं रशियन वर्कर्स के असेंबली के 4 मेंबर्स, विच हैड बीन फॉर्म्ड इन जो फिर फॉर्म हुआ था 1904 में, वर डिसमिस्ड एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स। उन्हें पुतिलोव आयरन वर्क नाम की एक फैक्ट्री से उन्हें डिसमिस कर दिया गया। देयर वॉज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, ठीक है, तो ये क्या था, एक मांग थी, एक कॉल था फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, कि इंडस्ट्रियल एक्शन इस तरह से है, और उनको काम से निकाल दिया गया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, और आने वाले दिनों में 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग से वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे चले गए, डिमांडिंग रिडक्शन इन द वर्किंग डे, जिसमें वर्किंग डे को घटाने की मांग हो रही थी और 8 आवर्स, उसको 8 घंटे करने की मांग हो रही थी। एंड इंक्रीज़ इन वेजेस, मजदूरी में बढ़ोतरी करने की मांग थी। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट की मांग उठाने लोग लगे। 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग में इकट्ठा होने लगे। आफ्टर इट व्हेन
when the procession of the workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, जब ये जो प्रदर्शन हो रहा था, जब इसकी अगुवाई करते हुए फादर गैपन विंटर पैलेस पहुँचे, इट वॉज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड द कॉसैक्स ना, पुलिस और प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट कॉसैक्स कहा जाते हैं उनको, प्राइवेट आर्मी के द्वारा उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। ओवर 100 वर्कर्स किल्ड, 100 से ज़्यादा वर्कर्स की जान चली गई, मार दिए गए, अबाउट 300 वाउंडेड, और लगभग 300 के आसपास मजदूर घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो कीप इन माइंड ऑलवेज, ओके। इसको दिमाग में रखना है कि ब्लडी संडे क्या था, ठीक है। ब्लडी संडे क्या था कि एक पीसफुल प्रोसेशंस हो रहा था और फादर गैपन की अगुवाई में लोग विंटर पैलेस पहुंचते हैं ना, और उस भीड़ के ऊपर पुलिस और कॉसैक्स के द्वारा अटैक कर दिया था, जिसमें कि सैकड़ों वर्कर्स मार दिए जाते हैं, 300 से ज़्यादा वर्कर्स घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट जो है ब्लडी संडे कहलाता है। स्टार्टेड ए सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज 1905, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्शंस हुए, दूसरी तरफ से भी कई एक्शन ऐसे हुए, खूब उपद्रव हुआ। 1905 का रेवोल्यूशन इसीलिए कहा जाता है ये, ठीक है। सो 1905 का रेवोल्यूशन क्या था, ब्लडी संडे क्या था, वो हमने समझ लिया। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में हड़ताल हुई, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए ना। व्हेन स्टूडेंट बडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, जब द स्टूडेंट्स बॉडीज स्टैक्ड वर्कआउट्स, जहाँ स्टूडेंट बॉडीज़ ने क्या किया, उन्होंने वॉकआउट करना शुरू कर दिया, ये शिकायत करते हुए कि लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, नागरिक स्वतंत्रता की बहुत कमी है यहाँ पे, इसलिए वो लोग उसको छोड़ने लगे, उनके स्कूल कॉलेजेस को। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे, इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन, उन्होंने भी एक यूनियन ऑफ यूनियन इस्टेब्लिश कर लिया। एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग किया अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग, ओके। सो इस तरह से उन्होंने एक मांग किया, क्लियर। तो ये जो है सब लोग मिल करके अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड होने लगी, यूनियन ऑफ यूनियंस, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ की डिमांड तेज़ी से जोर पकड़ती चली गई वर्कर्स की ओर से। ड्यूरिंग 1905 और फिर 1905 के दौरान ही जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, वहाँ की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर इनसे मजबूर होकर, बढ़ती हुई भीड़ से मजबूर होकर के जार रूलर जार निकोलस ने क्या किया, अलाउ कर दिया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, एक कंसल्टेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने को उसने जो है मतलब कि एक जो जार किंग था उसने इस चीज़ को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, मजबूरन उसको अलाउ करना पड़ा कि वो एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, या उसी को ड्यूमा कहा गया, को वो अलाउ कर दिया क्रिएशन को लेकर के। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, कुछ समय के लिए रिवोल्यूशन के दौरान, देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, कुछ समय के लिए बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियंस स्थापित हुई। एंड फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, और इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स की हेल्प लेकर के इसके बाद फिर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज़, कई तरह के फैक्ट्री कमिटीज़ बनाई गई फैक्ट्री वर्कर्स की मदद से। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली, 1905 के बाद से बहुत से कमिटीज़ और यूनियन जो है अनऑफिशियली रन करते रहे, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड, ओके। सो सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल ना, क्योंकि इनको जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सेवर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे कई बंधन क्रिएट कर दिए गए, रोक दिए गए। एंड आफ्टर दैट सिंपली द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज़, और कुछ ही दिनों के बाद ना, जब कठोर रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाने लगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर सरकार, तो उन्होंने जब उनका हड़ताल शांत हुआ तो कुछ दिनों के बाद फिर से
ड्यूमा को डिसमिस करना शुरू कर दिया विद इन 75, केवल 75 दिनों में ही। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ, और दोबारा री इलेक्ट हुई सेकेंड ड्यूमा जो है वो 3 महीने में ही रिज़ाइन, उसने भी है ना 3 महीने में ही री इलेक्ट हो गया दूसरा। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, वह अपने अथॉरिटीज़ के ऊपर कोई प्रश्न करना नहीं चाहता था, और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, या उनके पावर में रिडक्शन को लेकर कोई बात मतलब प्रश्न नहीं करना चाहता था। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा, उसने जो है क्या किया, उसने वोटिंग लॉज में बदलाव कर दिया, और पैक्ड द थर्ड ड्यूमा, उसने तीसरे ड्यूमा को पैक कर दिया विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को शामिल करते हुए उसको चलता रहा ये सब चीज़ें। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज़ वर केप्ट आउट, ठीक है, और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज़ ये दोनों जो हैं ये दोनों बाहर आए और इन्होंने फिर से अपना संघर्ष करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो है अगर हम बात करें तो किस उन्होंने अपना जो है एक पूरा का पूरा इस तरीके से एक 1905 का रिवोल्यूशन हुआ। फिर रिवोल्यूशन शॉर्ट पीरियड के लिए, और फिर उसमें किस तरह से फिर से रिज्यूम हो गया, बदलाव हो गए, फिर कैसे जो है जमींदारों और राजाओं ने फिर से ओवरटेक कर लिया, वो चीज़ें जो है हमने इस टॉपिक में पढ़ी ना, 1905 और ब्लडी रिवोल्यूशन वगैरह। नेक्स्ट डे हम लोग एक लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लेक्चर्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब, वो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एक रिवोल्यूशन पढ़ लिया, एक दूसरा रिवोल्यूशन जो है फेब्रुअरी रिवोल्यूशन कहलाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, यू एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू, हैव अ गुड डे।